नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल स्कूल व्याख्याता के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अपने जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी के अंदर जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं 2025 के पेपर की। बाकी तो हमने पहले कर लिया है, पहले की जो सीरीज है हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें हमने डाल रखा है, और जो 2025 वाले हैं उनका अलग से एक प्लेलिस्ट बना के उसमें हर एक सब्जेक्ट का आए हुए पर्सन है हमने वीडियो के माध्यम से आपको जो है सॉल्यूशन करवा के डाला हुआ है। इसके अलावा जो ये हमारी सीरीज है वो जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर 2011 से लेकर 2025 तक के पेपर समाहित किए गए हैं। अपनी एक बुक है, उत्तम पब्लिकेशन के नाम से है, जो कि अपने लेखक है उत्तम चौधरी जी हैं और उनकी टीम जो उत्तम पाठशाला टीम है उसके द्वारा तैयार की गई है। बुक को जो है इतना शानदार बनाया गया है, एक बार आप उसकी डेमो देखोगे तो आपको पता लगेगा। बुक की व्याख्या इतनी शानदार दी हुई है। मैं ज्यादा ऐसे नहीं है कि बढ़ाई कर रहा हूं, आप अगर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन के माध्यम से हम जो पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है उसमें, साथ ही साथ उसमें एक नवाचार भी किया गया है हमारी टीम के द्वारा। उसमें जो है परीक्षा उपयोगी जो आगामी परीक्षा अपनी आने वाली है, होने वाली है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो एग्जाम में सीधे सीधे आने की संभावना है, वो लगभग 1 या 2 पेज के अंदर है। हर एक टॉपिक के पीछे जो है हमने डाला हुआ है, जिससे आपको जो है टॉपिक रिवीजन करने में है हेल्प मिल सके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपके जो है क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं यहाँ पे करवाता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य विस्तार, जिसके अंदर स्थिति विस्तार है, आकृति स्वरूप है। ये जो अपना टॉपिक है पहला। अब आरपीएससी का जो ट्रेंड है ना, उसमें अगर हम बात करें तो आरपीएससी के ट्रेंड के अंदर ना, उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आरपीएससी अगर देती है एग्जाम में, तो आजकल ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा जो टॉपिक है आपका उसको कवर कर लेती है वो। जैसे ये क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हालांकि इसमें ऑप्शन तो 4 ही हैं, ऑप्शन तो 4 ही हैं, पांचवा तो वो अनुत्तरित वाला आता ही है। ऑप्शन 4 हैं, इनके माध्यम से अपने को आंसर देना है। लेकिन ये जो 4 ऑप्शन है ना, वो चारों के चारों ऑप्शन आपके जो है पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे अपना जो सामान्य परीक्षा के अंदर जो है एक स्थिति है, एक विस्तार है, आकृति है, स्वरूप है, ये है। इसमें देखो पहला जो है वो अक्षांश देशांतरीय विस्तार का पॉइंट है, दूसरा है वो कर्क रेखा का पॉइंट है, तीसरा जो तुलनात्मक क्षेत्रफल देखते हैं हम राजस्थान का उससे संबंधित है, और चौथा जो सामान्य परीक्षा के अंदर हम जो है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाएं पढ़ते हैं, उनसे जो है ये जो चौथा अपना टॉपिक दिया हुआ है, जिसके अंदर अपने जो 5 अंतरराज्यीय सीमा वाले राज्य हैं उनकी दिशा पूछ रखी है। तो ये क्वेश्चन वैसे पूरे टॉपिक को हमारे कवर करता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो इसमें पूछा है सही नहीं है। पहला पॉइंट दे रखा है जो अपना क्या है, यहाँ पे देशांतरीय विस्तार दे रखा है। राजस्थान 69 डिग्री ये ऐसे है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य है। लेकिन ध्यान रखना साथियों, जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछे या देशांतरीय विस्तार पूछे, तो हमेशा याद रखना जो राजस्थान है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, विश्व के अंदर है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, विश्व मान लो या फिर ग्लोब में मान लो, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण जो अपना अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट वाला जो है वो हमेशा हमेशा उत्तर से उत्तर चलेगा, उत्तर से उत्तर चलेगा, ये ध्यान रखें। और जो देशांतर हमें दर्शाना हो, देशांतर की स्थिति हमें बताना हो, तो वो पूर्व से पूर्व चलेगा, पूर्व से पूर्व चलेगा, ये भी ध्यान रखें। उत्तर और पूर्व गोलार्ध में होने के कारण उत्तर से उत्तर अक्षांश चलता है, पूर्व से पूर्व देशांतर चलता है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे पश्चिमी देशांतर दे रखा है जो कि गलत है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर आना था, ये गलत है। यही पूछा गया था, पहला पॉइंट पढ़ते ही हमें आंसर का जो है पता लग गया, यहाँ पे पहला यहाँ पे गलत है। बाकी और देख लेते हैं अपनी, जैसे कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। जी हाँ, बात कर लेते हैं थोड़ी सी कर्क रेखा की। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ना, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां से ये कर्क रेखा गुजरती है, वहां से ये कर्क रेखा गुजरती है, कर्क
रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 2 जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती हैं। 2 जिले कौन कौन से हैं, तो 2 जिलों की बात कर लेते हैं। 2 जिले हैं, एक तो है डूंगरपुर है, एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। एक तो डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है। इन 2 जिलों से ये होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, मध्य से, मध्य में बात करिए अगर पूछ लिया जाए तो कुशलगढ़ से गुजरती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और डूंगरपुर से पूछे तो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। और पूछ लिया जाए गांव कौन सा है, तो यहाँ पे चिखली गांव पड़ता है। कौन सा, चिखली गांव पड़ता है, ये भी ध्यान रख ले थोड़ा सा। 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार पार करती है। माही नदी क्या करती है, इसको 2 बार पार करती है, 2 बार पार करती है, 2 बार पार करती है। ये भी ध्यान रखें, माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और ये ध्यान रखें, ये कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण में है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग से ये गुजरती है। दक्षिण में ही हमें पता है कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है अपना, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, जो अपना एक पॉइंट और था, राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। जी हाँ, बात करें ये लगभग बराबर मान सकते हो, थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत ज्यादा है इनका, ठीक है। जैसे पीछे आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड में ही पूछा गया था कि निम्न में से कौन से यूरोपीय देशों के लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल, तो उसमें पोलैंड है, वियतनाम है, जर्मनी है, जापान है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, कांगो रिपब्लिक है। ये सारे हैं जिनके लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल है वो बराबर रहता है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा व पंजाब राज्य स्थित हैं। ये भी एक तरीके से सही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पंजाब की एक्चुअल स्थिति देखें तो वो उत्तर के अंदर है, उत्तर के अंदर है। वैसे उत्तर पूर्व में मान सकते हैं इसको, ठीक है, आरपीएससी ने माना है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं अपने, जो अपना राजस्थान है ना, जो अपना राजस्थान है, जिस प्रकार से आपको बने, यहाँ से यहाँ तक पंजाब है, फिर आता है अपना हरियाणा है, फिर आता है यूपी है, फिर अपना मध्य प्रदेश आता है, फिर आता है गुजरात आता है, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, 1070 किलोमीटर है। इन सभी के मिलाकर है 4850 किलोमीटर की सीमा लगती है। कुल है 5920 किलोमीटर की सीमा यहाँ पे जो है लगती है। यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, एमपी है और यहाँ पे गुजरात है। बात करें इनकी अलग अलग सीमा की, पूछा जा सकता है। गुजरात की है। अगर बात करें पंजाब की 89 किलोमीटर है। हरियाणा की कितनी है, 1262 किलोमीटर सीमा राजस्थान से लगती है। यूपी की सबसे कम है, सेकंड नंबर पे है, 870 किलोमीटर सीमा लगती है। सबसे कम तो है पंजाब की है। सबसे ज्यादा की बात करें तो वो 1600 किलोमीटर किसकी है, 1600 किलोमीटर है, वो एमपी की लगती है। गुजरात की कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर सीमा राजस्थान से ये लगाता है गुजरात राज्य। 5 राज्य लगते हैं, एक देश लगता है जिसकी 1070 किलोमीटर सीमा लगती है, ध्यान रखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर अपना 1 नंबर राइट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार क्रमशः है। अब बात कर लेते हैं सीधी सीधी हम, जो राजस्थान है अपना, जो राजस्थान है इससे संबंधित क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं एग्जाम में। राजस्थान का ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। इनकी बात की जाए उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है, ये तो है उत्तर से दक्षिण वाली पूछ ले तो उत्तर से दक्षिण है, कम है ये लंबाई, कितनी है, 826 है। अगर ये पूर्व से पश्चिम वाली पूछ ले, कौन सी, पूर्व से पश्चिम वाली पूछ ले आपसे, तो 869 किलोमीटर है। मतलब राजस्थान फैला हुआ ज्यादा है, लंबा कम है, तो ये ध्यान रखें। और ये जो लंबाई और चौड़ाई आई है उनमें अंतर भी आपसे पूछा जाता है, 43 किलोमीटर का इनका अंतर है, ये भी ध्यान रखें। उत्तर से दक्षिण अभी देखा है हमने, कितना है, 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम वाला पूछे 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है। तो देख लेते हैं पहले कौन सा है, क्रमशः आ जाए तो वहां पे पहला पहले आएगा, दूसरा बाद में आएगा।
तो यहाँ पे बात की जाए तो 826 जो है ना, 826 नहीं है यहाँ पे, 826 और 869 ये अपना राइट है, बाकी किसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखो आरपीएससी का जो ट्रेंड है ना इसी प्रकार से है, एक क्वेश्चन के अंदर है 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उससे वो है बहुत सारी चीजें पूछना चाहता है। पहले क्वेश्चन आते थे, एक जैसे क्वेश्चन आ गया राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 सीधा सीधा हमें पता होता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल जो एक क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चन, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पे देखो राजस्थान जो सही नहीं है ये पूछा गया है, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का 10.41% हिस्सा है। जी हाँ, अगर बात करें तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का है, इसमें राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर इनकी तुलना की जाए तो अंतर आएगा 1/10वां भाग राजस्थान का आएगा, जिसे हम कहते हैं 10.41% का हिस्सा है राजस्थान का है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। अभी देख के आए हैं हम, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर है, 869 नहीं है, 826 किलोमीटर है। कितना है? 826 किलोमीटर है। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ये यहाँ पे सही है, गलत ही तो पूछा है। एक जो अपना बी नंबर है ना, इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में है। जी हाँ, बात करें भारत की बात करें तो भारत के इस भाग में है, इस भाग में है राजस्थान, है उत्तर पश्चिम के अंदर है, उत्तर पश्चिम के अंदर है। ये भी सही है अपना। राजस्थान की किस राज्य की सीमा कुल, अच्छा राजस्थान की राज्य सीमा बोले तो वो बात कर रहा है, हमसे पूछ रहा है अंतरराज्य सीमा की बात कर रहा है, जो कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ शेयर करता है, 5 राज्यों से जो सीमा बनाता है उसी की बात कर रहा है। वो 5,000, अच्छा ठीक है, राज्य सीमा यहाँ पे दे रखा है, अंतर्राज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ये जो पॉइंट दे रखा है ना उसमें हमें पता लग रहा है अंतरराष्ट्रीय सीमा भी यहाँ पे पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये तो 5 राज्यों के साथ 4,850 किलोमीटर है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर है। टोटल हम मिलाएंगे तो 5,920 किलोमीटर हो जाएगी, 5,920 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगी। ये भी अपना राइट है। यहाँ पे गलत कौन सा है? तो बी गलत था। अगला, निम्नलिखित के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर। हमने देखा था जो पूर्व पश्चिम विस्तार है उसमें जो है उसका जो है 869 किलोमीटर है, और उत्तर दक्षिण की बात करें तो 826 किलोमीटर ये जो है इनका लंबाई रहती है, चौड़ाई रहती है। इनका अंतर देखेंगे 43 किलोमीटर आएगा, जो कि अपने आंसर में है। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में रहते हैं, ये इस प्रकार से पूछते हैं आजकल। अगले क्वेश्चन से पहले अगर हम बात करें तो अगर आप जो वर्तमान में अपनी स्कूल व्याख्याता भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो साइकोलॉजी का पोर्शन है, अपने नामी टीचर मनोज हरिदत्त जी शर्मा है, आरबीडी के लेखक हैं, उनके द्वारा जो हमारा एप्लीकेशन है उत्तम पाठशाला एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करें। वहां पे अपना जो है शैक्षिक प्रबंधन का संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स नाममात्र शुल्क में आपको जो है उपलब्ध करवाया गया है। आप देखोगे नाममात्र सा शुल्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 5-5 हजार में कोर्स बेच रही है, ऐसा नहीं है। नाममात्र शुल्क है आपके लिए, एकदम नया अपडेटेड कोर्स वहां पे अवेलेबल करवाया गया है। तो आप एक बार विजिट जरूर करना। अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेनी हो तो नंबर हमारे व्हाट्सएप 9460902530 इन पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको जो है जवाब दे दिया जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अरावली से संबंधित। ध्यान रखें साथियों, जो अपना भौतिक प्रदेश टॉपिक है ना, भौतिक प्रदेश टॉपिक है, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग क्या है, अपने चोटियों से बनते हैं। वो लगभग किससे हैं? चोटियों से बनाए जाते हैं। उनका आरोही क्रम, अवरोही क्रम, या फिर वो कौन से जिले में है, या फिर उनकी जो ऊंचाइयां कितनी है, उनसे क्वेश्चन हमारा बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में दिया है कि जो उनकी जो चोटियां दे रखी है, नाम दे रखी है, धोनिया डूंगर है, कमलनाथ है, ऋषिकेश है, या फिर जो रघुनाथगढ़ है, उनको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम।
आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ, कौन सा, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम की बात करें तो बढ़ता क्रम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको ऊंचाई और उनके जिले हैं वो भी यहाँ पे बता देता हूँ, साथ में इनकी ऊंचाइयां भी यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे अपने सबसे कम ऊंचाई वाली है वो आती है कमलनाथ। कौन सी है, कमलनाथ है। कमलनाथ की बात करें तो 1001 मीटर ऊंची है और ये है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है और दक्षिणी अरावली का भाग है, ध्यान रखिए दक्षिणी अरावली का भाग है। नेक्स्ट 2 नंबर पे यहाँ पे इनमें से बात करी तो वो है ऋषिकेश है, ऋषिकेश है 1017 मीटर ऊंची है, 1017 ऋषिकेश है जो कितनी है, 1017 मीटर ऊंची है और है कहाँ पे, सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। ये जिले भी ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें जिले पूछे गए हैं, इनमें अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तीसरे की बात करें तो तीसरा है अपना यहाँ पे वो है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। ये तो नाम सुना ही होगा आपने, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। अब लास्ट में एक और बचा है अपना, कौन सा, अपना बचा है धोनिया डूंगर, धोनिया डूंगर, धोनिया डूंगर जो कि सबसे ऊंची है, जो हमें दे रखी है इन चोटियों में से सबसे ऊंची है, 1183 मीटर ऊंची है। धोनिया डूंगर की बात करें, धोनिया डूंगर है सबसे ऊंची है, जो 4 चोटियां दे रखी है उनमें से, और धोनिया डूंगर है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है, मतलब दक्षिणी अरावली का भाग है। कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार से इनका जो है आरोही क्रम है, इस प्रकार से इनका जो है आरोही क्रम यहाँ पे देखेंगे। पहला जो है ये पहले नंबर पे आएगा सी, यानी 3 नंबर पहले पे आएगा, 3 नंबर यहां से, ये जो आगे वाला है 3 नंबर पहले पे, 3 नंबर है ही नहीं किसी में। फिर आता है ऋषिकेश, ऋषिकेश 2 नंबर, 2 नंबर। ये देखो एक ही तो ऑप्शन मिल रहा है ना, एक ही तो ऑप्शन मैच करवा रहा है। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मैच वाले कूट वाले हैं, वो सबसे इजी होते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपको 1 या 2 का पता है ना तो आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, सेकंडों के अंदर है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले 3 आ रहा है, मतलब सबसे कम ऊंचाई वाली है वो कमलनाथ है, 3 नंबर है, सी है। तो 3 नंबर तो एक में ही आ रहा है, बाकी में आ ही नहीं रहा है, तो अपना अपने आप कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अपने आप कट गया, बचा एक ही। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में है। मध्य अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली की बात करें तो जो राजसमंद से अजमेर, राजसमंद से अजमेर का जो अरावली भाग है, अजमेर का जो अरावली भाग है, मुख्यतः अजमेर में सर्वाधिक विस्तार है, वो वाला भाग मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। मध्य अरावली में बात करें तो मध्य अरावली है सबसे कम ऊंचाई और क्या है, चौड़ाई, सबसे कम ऊंचाई और चौड़ाई है, मध्य भाग के अंदर ही है। यहाँ पे बात की जाए तो ये जो मध्य भाग की बात करी, नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ कहां पर है, अजमेर के अंदर है, ध्यान रखें अजमेर के अंदर। वैसे तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ही है, डोरा पर्वत, डोरा पर्वत है जालोर के अंदर है साथियों, डोरा पर्वत जालोर के अंदर है, जो कि किसका भाग है, दक्षिणी अरावली का भाग है, दक्षिणी अरावली का भाग है, ठीक है। नागपानी, नागपानी कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, नागपानी उदयपुर के अंदर है, जो कि दक्षिणी अरावली का भाग है, दक्षिणी अरावली का भाग है, ध्यान रखें दक्षिणी अरावली का भाग है। बिलाली, बिलाली कहां पर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर है, जो कि किसका भाग है, उत्तरी अरावली का है, उत्तरी अरावली का है, उत्तरी अरावली का भाग है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, मध्य अरावली जो कि अजमेर के अंदर है, नाग पहाड़ है, वही मध्य अरावली का भाग है। इसके अलावा मध्य अरावली की और चोटियां या फिर और पहाड़ पूछ लिया जाए तो जैसे गोरम जी है, अपना है माराया जी है, तारागढ़ है, ये सारे के सारे मध्य अरावली के भाग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवाशेष बालुका स्तूप कहते हैं। जीवाशेष यानी उसके अंदर कोई भी बालुका स्तूप है, अगर उसमें जीव के अवशेष पाए जाते हैं वो जीवा से अवशेष होते हैं। तो ध्यान रखें, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे बालुका स्तूप है जो झाड़ियों के सहारे बनते हैं, या फिर वहां पर कोई भी जैसे मान लो मृत पशु हैं या फिर
जो मृत जीव है उसके सहारे अगर वहां पे मर गया है तो उसके सहारे जो है रेत इकट्ठी हो जाएगी, बालू का स्तूप बन जाएगा। तो वो भी क्या है, एक प्रकार से जीवाश्म बालू का स्तूप होते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं, ये अवरोधी बालू का स्तूप होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई है जानवर यहाँ पे मर गया, तो इधर से मान लो हवा चल रही है, तो इधर की रेत है, इस पर आकर यहाँ पे अवरोध के रूप में इसको अवरोध मानेगी और यहाँ पे क्या है, इकट्ठी हो जाएगी, इसको दबा देगी, मतलब यहाँ पे एक बालू का स्तूप बन जाएगा। ये अवरोधी बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? भूआकृतिक एक साइड में दे रखा है, दूसरी साइड में अवस्थिति, यानी कौन से क्षेत्र में अवस्थित है वो दे रखा है। सबसे पहले बात करें, 3 ही पॉइंट है यहाँ पे। गिरवा, गिरवा उदयपुर बेसिन, जी हाँ, उदयपुर के अंदर जो पहाड़ियां हैं, उदयपुर के अंदर जो बात की जाए, उदयपुर की जो तस्रीनुमा पहाड़ियां हैं उदयपुर की चारों ओर है, वो क्या है, गिरवा के अंदर आती हैं। भाकर, भाकर की बात करें तो माही बेसिन का भाग नहीं है, भाकर है वो क्या है, सिरोही की है, सिरोही की तीव्र ढाल वाली है। सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल की पहाड़ियां सिरोही के पूर्वी भाग में है, सिरोही के पूर्वी भाग के अंदर है। तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं वो क्या है, भाकर कहलाती हैं। भोराट का पठार, वो जो कुंभलगढ़, राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य का भाग है, वो भोराट का पठार कहलाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो 2 नंबर ऑप्शन है ना, वो गलत दे रखा है यहाँ पे, मतलब 1 और 3 नंबर सही है, 1 और 2 नंबर नहीं, 1 2 3 तीनों नहीं है, केवल 3 नहीं है, 1 और 3 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएंगे, 1 और 3 नंबर। ठीक है, और जो अपनी बुक है ना, उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करना है आपको। अगर आपके पास बुक है तो शायद मेरे हिसाब से उसमें 1 और 3 2 बार ऑप्शन में दे दिए है हमने, 1 और 3, यहाँ पे भी 1 और 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 और 2 था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है बी है, जो आरपीसी ने माना है बी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है, असत्य है, वो पूछ रहा है। फर्स्ट ग्रेड 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। मुख्य चोटी और स्थान दे रखे हैं, मैंने बोला था ना आपको, या तो आपको ऊंचाई के आधार पर, मतलब उनकी औसत ऊंचाई है उसके आधार पर पूछ सकता है क्रम, या फिर उनके जिले पूछ सकता है, कौन से जिले में क्या है। तो शेर अपनी है सिरोही के अंदर 1597 में है। ऋषिकेश, ऋषिकेश हमने देखा था जो कहां पर है, ऋषिकेश, ऋषिकेश है अपनी सिरोही के अंदर है। कहां पर है, अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ भी कहां पर है, उदयपुर में नहीं है, ये भी कहां पे है, सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ भी कहां पर है, सिरोही के अंदर है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो ये दोनों गलत है, यहाँ पे बी व सी गलत हैं, बी व सी गलत हैं। तो ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को आरपीएससी डिलीट करना पड़ेगा, आरपीएससी को डिलीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, गलत दे रखे थे ऑप्शन। किस भूआकृतिक प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश, ध्यान रखें, जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है ना, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, उसका एक पार्ट है, उसके 2 पार्ट है, एक तो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है। इस अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 पार्ट है, इसके 4 पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट है लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। इस लूणी बेसिन को ही हम कहते हैं क्या, गोडवाड़ बेसिन के नाम से जानते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो घग्गर बेसिन है, शेखावाटी बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, एक लूणी बेसिन है। इस लूणी बेसिन को ही हम क्या कहते हैं, लूणी जो ज्वाई बेसिन है उसको ही क्या कहते हैं, अपने गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है, गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। बात करें तो ये किसका अपवाय क्षेत्र है, तो लूणी नदी है, लूणी और उसकी सहायक नदी है, लूणी और उसकी सहायक नदियों का अपवाय क्षेत्र है। सहायक नदी जो है, सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है। ये जो लूणी नदी है ना, लूणी नदी है पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी है, लूणी नदी है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अपना, उससे पहले हम बात करिए, अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संपूर्ण कोर्स मनोज हरिदत्त शर्मा सर है, उनके द्वारा नया अपडेटेड कोर्स है हमारे उत्तम पाठशाला एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। अगर आपको लेना हो, आपकी शिक्षा मनोविज्ञान कमजोर है, तो आप ले सकते हो। इसके साथ ही बात करें, जो ये क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूं, इनके अच्छे से व्याख्या करके हमने जो है
हमने जो है अपनी पुस्तक है उत्तम पब्लिकेशन के नाम से स्कूल व्याख्याता की, उसके अंदर समाहित किया हुआ है, तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2011 से लेकर 2025 तक के पेपर इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे आपको जो है आरपीएससी का पैटर्न अच्छे से पता लग जाएगा। आरपीएससी किस प्रकार से रिपीट कर रही है क्वेश्चनों को, किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन, मान लो 5 क्वेश्चन आए हैं पहले के, तो 500 क्वेश्चनों को अब क्या कर रही है वो, एक क्वेश्चन से कुछ भी उठा लिया, दूसरे से कुछ भी उठा लिया, इस प्रकार से मर्ज करके जो है उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बना रही है। अगला टॉपिक है अपना अपवाह तंत्र, यानी नदी प्रणाली जो है वो है। इसके अंदर जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बन रहे हैं आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, वो सहायक नदियां पूछी गई हैं। सबसे पहले बात करें तो अपने फर्स्ट सूची और सेकंड सूची को यहाँ पे सुमेलित करना है। माही, माही है, काली सिंध है, पार्वती है, बेड़छे, आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये अपना है, अगला है घग्गर नदी के बारे में पूछ लिया, त्रिवेणी संगम पूछ लिया, इसके अंदर हतमती सहायक नदी है, ये तो सहायक नदियां ज्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, ये लो, ये भी सहायक नदियां पूछ ली। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ये लो अपना माही, माही नदी की अगर हम बात करें, माही नदी है वो मेहंद झील, मेहंद झील है और मीडा नामक स्थान से है, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, ध्यान रखिए। और माही की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एराव है, भादर है, वो एराव, भादर, एरू है, मोरेन है, हारण है, चाप है, सोम है, माही, माही की है, ये सहायक नदियां हैं। और जाखम है, ये जो है किसकी है, माही की सहायक नदियां हैं। अन्नास, इसकी सहायक नदी कौन सी है, अन्नास नदी है। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध की जो सहायक नदियां हैं वो है चंद्रभागा है, निवाज है, आहू है, परवन है, काली खांड है। ठीक है, ये जो है किसके सहायक नदियां हैं, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। तो काली सिंध की जो है अपनी निवाज हो जाएगी, निवाज। पार्वती की बात करें तो पार्वती की जो सहायक नदियां हैं, पार्वती की सहायक नदियों में जैसे बैंथली है, बिलास है, रेतरी है, या फिर अंधेरी है, जिसे अहली के नाम से भी जाना जाता है। तो अहली या अंधेरी है पार्वती की सहायक नदियां हैं। ये हमने जो है संपूर्ण व्याख्या करके, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी व्याख्या करके अपने पुस्तक में दे रखा है, तो आप एक बार जरूर देखना। बेड़च, बेड़च आपने सुना होगा, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो ये गंभीरी इसका हो जाएगा। ए में 3 नंबर, ए में 3 नंबर इसमें नहीं है तो इसको काट दो, ए में 3 नंबर इसमें है, ए में 3 नंबर इसमें है, इसको काट दो। अब देखते हैं बी में 1 नंबर, बी में 1 नंबर इसमें है, बी में 4 नंबर इसमें है, इसको काट दो। मतलब बचा, मैंने बोला था ना आपको सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं कूट वाले। ये देखो 2 ही आपको पॉइंट देखने थे, 2 में ही आपका जो है काम चल जाएगा, उत्तर निकल जाएगा। अगला, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी है, कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। घग्गर नदी का उद्गम होता है, हमें पता है कौन सी पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से उद्गम होता है। और ये कहां पर, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में बात करें घग्गर नदी है वो है अपनी टिब्बी, टिब्बी हनुमानगढ़ से एंट्री करती है, हनुमानगढ़ से एंट्री होती है। ठीक है, और बात करें इसका जो अंतिम बिंदु है, अंतिम स्थान के बारे में 3 पॉइंट आते हैं, अंतिम स्थान 3 बिंदु आते हैं, कौन कौन से। कम पानी हो तो ये बटनेर के मैदान, कम पानी हो तो बटनेर मैदान में विलुप्त हो जाती है। ज्यादा पानी हो थोड़ा सा तो सूरतगढ़ धोरों में, सूरतगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ धोरों के अंदर ये जो है विलुप्त हो जाती है। अगर ज्यादा पानी हो तो पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास नामक स्थान है, फोर्ट अब्बास स्थान है, स्थान तक ये पानी चला जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे इस घग्गर नदी के नाम जो है ना, उपनाम है, उनसे भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो वो भी नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ। उपनाम क्या क्या है, इसको मर्त नदी कहते हैं, इसको सोतर नदी कहते हैं, इसको नाली नदी कहते हैं, इसको पाट नदी कहते हैं, इसको नट नदी कहते हैं। ठीक है, इसको नट नदी कहते हैं, इसको हकरा नदी कहते हैं। ये सारे इसके क्या है, उपनाम है, ध्यान रखें साथियों। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये घग्गर नदी है। अब देखो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट में से, तीनों पॉइंट में से कौन सा दे रखा है, खंडेला, खंडेला सीकर से तो है कांतली नदी का उद्गम होता है, कांतली नदी का उद्गम होता है, नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान रखिए, कांतली नदी का उद्गम है खंडेला सीकर से होता है। तलवाड़ा, तलवाड़ा एक झील भी है, गांव भी है, झील भी है, और एक तलवाड़ा 2 स्थान है,
एक तो तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, तीर कमान के लिए जो प्रसिद्ध है, और तलवाड़ा एक जो अपने हनुमानगढ़ के अंदर है, तलवाड़ा झील भी है यहाँ पे। कुलायत, कुलायत बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है कुलायत का नहान। बटनेर, बटनेर हनुमानगढ़ के अंदर है, जहां पर ये घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? त्रिवेणी, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह है। 3 नदी जहां पे मिलती है त्रिवेणी कहलाती हैं। तो 3 नदियां जहां पर मिलती हैं, इससे 5 स्थान है राजस्थान में, 5 स्थान है, जिसमें सबसे ज्यादा जो भाग लेने वाली नदी है वो है बनास नदी है। बनास नदी है, जिसके द्वारा जो सबसे ज्यादा 4 जो त्रिवेणी संगम बनाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बांसवाड़ा के अंदर नवाटापुरा, सॉरी डूंगरपुर के अंदर है, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है। कौन सा है? सोम माही जखम, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है सोम माही जखम। ये कहां पर बनता है? नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ इसको कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है वो बनाती है बनास नदी बनाती है। बनास नदी की बात करें तो बनास है, बनास, बनास नदी के द्वारा एक बनास, बेड़च, मेनाल, ये कौन सा स्थान है? बिगोद। कौन सा स्थान बन जाएगा यहाँ पे? बिगोद धाम, बिगोद है, जो कि मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, बिगोद मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट बात करें बनास नदी का दूसरा जो त्रिवेणी संगम है वो है बनास डाई खारी, बनास डाई खारी, जो कि कहां पर है? राजमहल टोंक के अंदर है, राजमहल टोंक के अंदर है। एक त्रिवेणी संगम और है जिसमें चंबल बनास सीप है, जो कि कहां पर बनता है? मीणाओं का प्रयागराज जो कहलाता है रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम है, जो कि कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर बनता है। एक और जो देव धाम जोधपुरिया धाम है, निवाई टोंक के अंदर है, बनास पांडी मानसी, बनास पांडी मानसी, ठीक है, बनास पांडी और जो है मानसी है, जो कि कहां पर बनता है? ये देवधाम जोधपुरिया धाम इसे बोलते हैं, जोधपुरिया धाम है। कहां पर बनता है? टोंक के अंदर, निवाई टोंक के अंदर ये बनता है। ये जो 4 त्रिवेणी संगम है, ये जो 4 त्रिवेणी संगम है, ये तो है बनास नदी की द्वारा बनाए जाते हैं। और ये त्रिवेणी संगम है सोम माही जाखम है, सबसे इंपॉर्टेंट है नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम, जिसे बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। राजस्थान का दक्षिण जो गंगा माही नदी है उसके द्वारा ये बनाया जाता है। चले आगे। अच्छा, इसका आंसर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बनास मिनाल बेड़च, बनास बेड़च मिनाल है, बनास बेड़च मिनाल है, जिसे हम कहते हैं क्या? पिगोद धाम, पिगोद धाम। मांडलगढ़ कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा के अंदर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर ये बनता है। ठीक है, चले आगे। ये लो अगला क्वेश्चन, हतमती सहायक नदी है, हतमती सहायक नदी है तो ये किसकी है? साबरमती की। आगे और क्वेश्चन है, मैं उनके साथ में व्याख्या करवा देता हूं। ये किसकी है? साबरमती की, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है कौन सी है? साबरमती की सहायक नदियां यहाँ पे पूछी जा चुकी हैं, तो साबरमती के बारे में हम देख लेते हैं। साबरमती जो नदी है उसके बारे में देखते हैं। साबरमती नदी के बारे में देखें, सबसे पहले इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है उदयपुर के अंदर है, पादरला की पहाड़ी। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर है, वहां से उद्गम होता है। और ये गिरती कहां पर है? लास्ट बिंदु है इसका खंबात की खाड़ी, अरब सागर, अरब
खंबात खाड़ी है, अरब सागर इसका जो है अंतिम बिंदु है, जो कि गुजरात के अंदर जाकर ये गिरती है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें इसकी कुल लंबाई की, कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई है इसकी 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर। अब ध्यान रखें ये 416 किलोमीटर तो जो पादरला उदयपुर से उद्गम होकर खंबात की खाड़ी तक गिरती है ना, तब तक की लंबाई है, लेकिन राजस्थान में ये केवल 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर केवल राजस्थान के अंदर है, ठीक है, 45 किलोमीटर केवल राजस्थान के अंदर है। ये बहुत बार आ चुका है कि साबरमती नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है, तो 45 किलोमीटर बहती है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी छप जाए आगे, ध्यान रखें 45 किलोमीटर है राजस्थान में। और ये गुजरात की मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि देख लो आप 416 में से तो 45 ही ओनली राजस्थान में, बाकी तो गुजरात में बहती है ना। इसके किनारे है साबरमती आश्रम है, बहुत सारे गुजरात के शहर भी इस पे इसके किनारे स्थित हैं। बात करें इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदियां हैं जैसे हतमती है, इसकी सहायक नदियों में अगर हम देखें तो हतमती है, वाकल है, सेई है, वेतरक है, हरनाव है, मधुमती है, मेरावा है, और जो माजम है, खारी है, वो सारी की सारी है। इसका राइट आंसर तो है माजम है, हतमती है, माजम है। इसके बाद बात करें तो सेई है, वेतरक है, यही हैं, वेतरक हैं। और जो मुख्य रूप से पूछी जाती है वो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, वो हतमती है, ठीक है, हतमती है, हरनाव है, मधुमती है, ठीक है, ये सहायक नदियां हैं। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है आपको। ये देखो शाखाई नदी मतलब सहायक नदियां पूछ रहे हैं, शाखाई या सहायक नदी एक ही बात है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मेज शागी, मानसी खारी, उजाड़ आहू, चाप जखम। तो यहाँ पे कौन कौन सी किस किस की सहायक नदियां हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा सुमेलित नहीं है ये पूछा है, सुमेलित नहीं है। चलो बात करते हैं अपने, मानसी खारी बनास की सहायक नदी सही है, उजाड़ आहू, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन दुरंग आपको पता ही है, ये भी सही है। जाखम, जाखम सोम माही जाखम, चाप है, हारण है, इराऊ इरू है, ये मोरेन है, ये सारी माही की सहायक नदियां हैं। उजाड़ आहू है, काली सिंध की है, मानसी खारी है, बनास की सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जो दे रखा है मेज और सागी नदी है ना, ये जो है चंबल की सहायक नदी नहीं है, इसकी नहीं है, चंबल की नहीं है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर हम देखें तो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए उत्तम पाठशाला के टीम सदस्य हैं जो अपने सुभाष जी सर है, जिनको लगभग जो है 15 साल का एक्सपीरियंस है कंपटीशन लाइन का, और उनके द्वारा जो मैथ्स है, मैथ्स से जिसको डर लगता है तो आपका 10-11 नंबर है, आप पक्के कर सकते हो। इनका जो वीडियो कोर्स है एकदम बेसिक से उत्तम पाठशाला ऐप पर उपलब्ध है स्कूल व्याख्याता के लिए। फर्स्ट पेपर के अंदर जो मैथ आती है उसका, तो आप एक बार जरूर विजिट करिएगा और जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपना जलवायु। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। कोपेन द्वारा किए गए जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? बीकानेर जो क्षेत्र है वो किस वर्ग में आता है, तो उसकी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो ये आता है अपना कौन सा, शुष्क एरिया जो है ना, उष्ण शुष्क कटिबंध जो होता है ना, वो है की बात कर रहा है। मतलब PWHW, PWHW जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, हनुमानगढ़ आता है,
गंगानगर आता है अपना, हनुमानगढ़ गंगानगर तो आते ही आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा है बीकानेर आता है अपना, यानी बॉर्डर वाले। इसके अंदर फ्लोदी भी आता है, इसके अंदर जैसलमेर आता है। ये वाले एरिए इसके अंदर आते हैं, जिले आते हैं। तो ये बीकानेर जो है यहाँ पे पूछा गया है, बीकानेर पूछा गया है, तो बीकानेर है BWHW में आता है। AW का पूछ लिया जाए तो AW में दक्षिणी राजस्थान आता है। कौन सा? दक्षिणी राजस्थान जो कंप्लीट है, दक्षिणी राजस्थान है, वो AW के अंतर्गत आता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला भी कोपेन से संबंधित है। कोपेन के संबंधित बात करें, स्टेपी तुल्य की बात कर रहा है, अर्ध सूचक की बात कर रहा है, BSHW की बात कर रहा है, BSHW यानी अर्ध सूचक की बात कर रहा है। ये अर्ध सूचक की बात कर रहा है, जो 25 सेमी संवर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है, मरुस्थल के अंदर है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात करें अर्ध सूचक के अंदर है तो चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, डीडवाना कुचामन है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है, बालोतरा है, जालोर है, बाड़मेर है, सिरोही है, और बीकानेर का जो दक्षिणी भाग है वो भी इसमें आता है, और हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग है वो भी इस जो जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो डूंगरपुर ये तो AW के अंदर आ जाता है, ये नहीं होगा। ये उदयपुर वाला नहीं होगा। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये भी नहीं होगा अपना। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर की यहाँ पे बात की जाए तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो पाली, सीकर, झुंझुनू। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बात की थी, आपको बताया था BSHW के अंदर बात की जाए, BSHW के अंदर है वो आपके चूरू हैं, चूरू हैं, झुंझुनू हैं, सीकर हैं, डीडवाना कुचामन है, नागौर हैं, जोधपुर हैं, पाली हैं, बालोतरा हैं, बाड़मेर हैं, सिरोही है, बीकानेर का दक्षिणी भाग है, हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये पाली, सीकर और झुंझुनू दे रखा है, ये एकदम राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो ये तो शायद पुराना क्वेश्चन था, ये 2025 ऐसे लग गया यहाँ पे, ये तो शायद 22 का क्वेश्चन था। वो कौन सी प्रकार की नहीं है? ये जो कोडिंग दे रखी है वो किसके अकॉर्डिंग है? कोपेन के है, ब्लादियर कोपेन के अकॉर्डिंग है। इसके अनुसार जो 4 प्रकार का है, BWHW है, BSHW है, TWG है, AW है, ये 4 प्रकार की कोडिंग इसके द्वारा दी गई है। ये जो है BSKW नहीं है, BSHW था, ये अर्ध सूचक वाला एरिया है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान में पहुंचता था? ये आज तक किसी भी गाइड में नहीं दिया हुआ था, आज तक किसी भी गाइड में नहीं दिया हुआ था। अब तो बहुत सारी गाइडों में छाप दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, प्रॉपर ज्योग्राफी आपके पास सब्जेक्ट रहा है, तब तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान के अंदर शीतकालीन जो मानसून आता है वो किस पवनों के कारण होता है, वो तब आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर बात करें तो व्यापारिक नहीं है। लू तो ग्रीष्म ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है। यहाँ पे शीत ऋतु की बात करें, ध्रुवीय पवन तो अपने ध्रुव के अंदर है, राजस्थान कोई ध्रुवीय पॉइंट पे थोड़ी ना है। यहाँ पे राइट आंसर है पछुआ पवनी है, पछुआ पवनी है, जो कि शीत ऋतु में वर्षा का, शीत ऋतु में जो अपने राजस्थान के अंदर है मावट होती है, मावट जिसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स सुनहरी बूंदे कहते हैं। कौन सी फसल के लिए? रबी फसल के लिए, रबी फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। उसके लिए लाभदायक है, जैसे गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, उनके लिए लाभदायक है, खजान फसलों के लिए। तो वो है शीत ऋतु में होने वाली अपनी मावट है। ठीक है, और इसके लिए उत्तरदायी है, वैसे तो बात करें तो ये होता है कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ मतलब पश्चिम से आता है ये, इसे बोलते हैं अपने जो अपना इस दिशा से आता है। इस दिशा में कौन सा है? अपना पाकिस्तान है, मतलब उत्तर पश्चिमी दिशा से आता है। इसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। और याता कहाँ से है? कौन से सागर से आता है? भूमध्य सागर से आता है, भूमध्य
सागर से आता है और इसका जो उत्पत्ति किससे होती है, तो पछुआ पवनों के कारण होती है। पछुआ पवनों के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखें, पछुआ पवनों के कारण होती है। और ये आता किस दिशा से है, तो ये आपको बता दिए हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से आता है। अब की बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है वो कब होती है, या जो शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है किस पवनों के कारण होती है, या फिर उन वर्षा का नाम पूछ सकते हैं आपसे। चलिए आगे। नेक्स्ट, जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 से 600 जो एमएम के मध्य वर्षा करता है। 500 से 600 एमएम के मध्य जो है वर्षा करता है, वो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसका बात करें तो 500 से 600 जो एमएम वर्षा होती है ना, उसकी बात की जाए अगर हम करें तो वो सबसे ज्यादा जो अपना 500-600 एमएम वाला है, या फिर 50 से 60 सेमी वर्षा, ठीक है, 50 से 60 सेमी वर्षा वाला है, उदयपुर है, राजसमंद, जयपुर, अलवर वाला एरिया है। इसके अलावा इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है, 80 सेमी संवर्षा रेखा वाला है। 80 सेमी की बात करें तो 80 सेमी संवर्षा रेखा अगर हम डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक के अकॉर्डिंग देखें तो वो अपना आता है झालावाड़ आता है, झालावाड़ आता है। कुछ ये बूंदी भी बता रहे थे, बूंदी नहीं है, हरिमोहन सक्सेना जी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो है झालावाड़ है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं जो अपनी कुल व्याख्याता की जो बुक है, बार बार मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं इनकी अच्छे से व्याख्या दी हुई है, साथ में आपके लिए एक नया सिस्टम दिया है टॉपिक को रिवाइज करने के लिए है। 1 या 2 पेज या 3 पेज में आपको जो है कंटेंट दिया, टॉपिक का जो रिमाइंडर है आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस पुस्तक में, तो एक बार जरूर देखें। सभी राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे उपलब्ध है। अगला टॉपिक है अपना कृषि। कृषि में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि निम्न में से कौन सी किसकी फसल की जो किस्में हैं, फसलों की किस्मों से क्वेश्चन आता है अपने। तो बात करें यहीं पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, गेहूं है और उनकी किस्म यहाँ पे पूछी जा रही है। अच्छा, ये लो, सबसे पहले बात करें गेहूं की। गेहूं की जो किस्में है ना, उसमें ध्यान रखें, राज लगा के अगर कोई किस्म का नाम आ जाए, राज लगा के आ जाए, कोई भी किस्म का नाम अगर राज लगा के आ जाए तो वो लगभग लगभग अपनी जो है किसकी फसल होती है, वो अपनी होती है गेहूं की किस्म होती है, राज या राजस्थान। ठीक है, राज या राजस्थान। जैसे अपने बात करें गेहूं की किस्मों की, तो एक सोना कल्याण है, सोनालिका है, मैक्सिकन सोना है, कोहिनूर है, सरबती है, राज 1482 है, राज 3077 है, राज 3765 है, चंबल 65 है, सोना 227 है, दुर्गापुर 65 है, सेरा है, चंपारण है, मालविका है, या फिर गंगा सुनहरी है, लाल बहादुर है। ये सारी की सारी गेहूं की किस्में हैं जो कि हमने इस जो आपको बुक दिखाई है, इस बुक में सारा मैटर दिया हुआ है, ऐसा व्याख्या के अंदर हमने डाल रखा है। तो आप एक बार देख लेना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन्हीं से बार बार आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। आगे भी और आए हुए हैं इसी एग्जाम में, एक एग्जाम में लगभग यही है, फसल और उनकी किस्म पूछ रखी है, तो ये क्वेश्चन हमने डाल दिया है। मक्का, मक्का की कौन कौन सी होती है, मक्का की किस्मों की बात करें तो माही धवल है, माही धवल, माही कंचन है, चंबल है, जो है अपनी सॉरी, चंबल तो चावल की होती है, माही धवल, माही कंचन है, सविता है, नवजोर है, अरुण है, पुष्या है, गंगा है, प्रभात है, W16 है, ये सारी हैं मक्का की है। तो माही धवल एकदम सही दे रखा है, ये भी सही दे रखा है। बाजरा, बाजरा की जो मंगला फसल दे रखी है ना, मंगला बाजरा की नहीं है, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। अगर बाजरा की अगर हम फसलें देखें, बाजरा की फसल देखी, अगर आपको कहीं पर भी
ऑप्शन में आरसीबी के नाम से कोई भी फसल का नाम दे रखा हो तो वो बाजरा की मिलेगी आपको। जैसे आरसीबी 2 है, आरसीबी 911 है, आरएचबी 30 है, राज 171 है। ये सारी की सारी किसकी हैं? अपने जो है बाजरा की किस्में हैं। चावल की किस्में की बात करें तो माही सुगंधा, यहाँ पे दो चीजें हैं। चावल की माही सुगंधा के नाम से हैं, माही के नाम से दो जो फसलें हैं उनकी किस्में हैं। अगर बात करें सुगंधा लाग के आ जाए, सुगंधा लग के आ जाए, सुगंधा के नाम से वो चावल की किस्म होगी। अगर माही के साथ माही कंचन अगर लगा हुआ हो या माही धवल लगा हुआ हो तो ये मक्का की होगी। ध्यान रख लेना, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। तो माही सुगंधा है जो अपने चावल की है। चावल की अन्य किस्मों की बात करें तो चावल की है वो बासमती है, अपने चंबल है, कावेरी है, पुष्या है, परमल है, जो अपने पद्मा है या फिर कृष्णा है। ये सारी की सारी जो है इसकी है चावल की किस्में हैं। अगला फिर से जो है किस्म का पूछ रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राज 171 के नाम से, राज 171 के नाम से। मैंने आपको एक बताया था, राज के नाम से जो भी किस्में आए या राजस्थान के नाम से आए वो गेहूं की है। लेकिन एक को छोड़कर वो किसकी है? बाजरा की है। वो बाजरा की है, राज 171 है, राज 171 है। राज 171 को छोड़कर सारी की सारी गेहूं की है। राज 171 को छोड़कर ही वो जो है अपनी बाजरा की है। राज 171 है, जो कि 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो मैंने आपको बता भी दिए हैं। अगला, माही और बनास बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है? माही और जो बनास बेसिन है उसमें कौन सी फसल होती है? तो माही बनास बेसिन के अंदर है। या फिर मेवाड़ मैदान की बात करें, मेवाड़ मैदान है, वहां पे है मक्का की फसल होती है। मक्का की बात करी तो मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाजों की रानी कहते हैं इसे, अनाजों की रानी इसे कहा जाता है। अनाजों की इसको रानी कहते हैं। नेक्स्ट, इससे जो इसकी पत्तियां हैं, पत्तियों से क्या किया जाता है? पत्तियों से हरा चारा बनाया जाता है, हरा चारा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं, साइलेज कहा जाता है। हरा चारा है वो साइलेज कहलाता है। और इसकी बात करें कौन कौन से जिलों में, वैसे तो ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र में बोई जाती है, लेकिन जिले पूछ लिया जाए तो बनास बेसिन या मेवाड़ मैदान के अंदर है। माही जो मैदान है उसके अंदर है। जैसे माही मैदान की बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा है। बनास बेसिन की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा वाला एरिया है, जहां पर इसका जो है इसको बोया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। अगला, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही यानी घटता क्रम है, घटता क्रम गेहूं का पूछा जा रहा है। इसमें बात करें इस क्वेश्चन का तो ये वैसे करंट का क्वेश्चन मान सकते हैं अपने, या फिर जो अपनी कृषि रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे आपको ये बुक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो आंकड़े चेंज होते रहते हैं। जैसे रबी फसल 2022-23 का आंकड़ा यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो रबी फसल जो है उसका अगर हम बात करें, हाँ, उत्पादन में अगर हम बात करें यहाँ पे रबी फसल के अकॉर्डिंग है, तो वो है यहाँ पे पूछा गया है, वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी। शायद मैंने बुक्स के अंदर है, यहाँ पे आपका डी टिक करवा दिया है, इसका ए होगा। ये रिपोर्ट है रबी फसल की जो कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है, उसमें 1 नंबर पे श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर है। 2 नंबर पे हनुमानगढ़ आता है और 3 नंबर पे चित्तौड़गढ़ आता है। फिर 3 नंबर पे क्या आता है? चित्तौड़गढ़ आता है। 4 नंबर पे बूंदी आता है, किसमें? रबी फसल के अंदर गेहूं उत्पादन में, ठीक है। शायद उसमें मिस्टेक है, मेरे हिसाब से ये डी नहीं होगा, ये होगा। यहाँ पे गंगानगर पहले आना था। नेक्स्ट बात करें, अगर आप रीट मुख्य परीक्षक की तैयारी कर रही हैं, स्कूल लेक्चरर से पहले जो अपना एग्जाम है जनवरी के अंदर, तो उसके लिए आप जो है एसएसटी के विद्यार्थी हैं, सामाजिक अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आपको शिक्षण विद्या आपके सिलेक्शन में अहम रोल निभाएगी। तो अपने मनोज हरिदत्त शर्मा जी है सर हैं,
उनकी जो शिक्षण विधियां SST की नामात्र शुल्क में आपको उत्तम पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं। या फिर आपको जो है कॉम्बो कोर्स चाहिए रीट के लिए चाहिए लेवल 1-2 का, जिसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य आपका कवर करवाया जाएगा। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, अपडेटेड आपको उपलब्ध है उत्तम पाठशाला एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे जनसंख्या टॉपिक है। जनसंख्या टॉपिक के अंदर बात की जाए तो 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार है जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आए हैं। अब हमें पता होना चाहिए 2001 की जनसंख्या, जो जनसंख्या घनत्व है, घनत्व कितना था। 2001 में बात करें तो 165 था। 2011 में कितना हो गया, 2011 की बात करें तो 2011 में 200 हो गया। कितने का अंतर आया, 35 की वृद्धि हुई। 35 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 35 की वृद्धि हो गई। ये ध्यान रख लेना, 2001 का 2011 का अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक और है क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन है अपना, जिसके अंदर बात की जाए तो ये 2025 के एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है जो बाल लिंगानुपात है, बाल या फिर शिशु लिंगानुपात जिसे बोलते हैं, शिशु लिंगानुपात है, वो राजस्थान का कितना है, 888 है। 888 इससे ज्यादा पूछा गया है कितना, 912 है। वो कितने जिले हैं जिनका बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का जो अपना कितना है 912 है। 912 वाले आंकड़े आपसे पूछे गए हैं। इसके अंदर बात करें 912 के तो 3 जिले हैं। 3 जिले हैं कौन कौन से, 3 जिले हैं, जिसके अंदर एक तो आता है अपना चित्तौड़गढ़ जिसका 912 है। एक आता है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां, ये 3 जिले हैं। डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा हर एक बुक में नहीं दिया हुआ है कि कौन कौन से आंकड़े मैच कर रहे हैं। डीपली क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपका ही गलत हुआ है, शायद मेरे हिसाब से ये सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन था। इसके लिए सभी जो है, हो सकता है जो यूपीएससी आरपीएससी वो अपने आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े डीपली पढ़ ले, वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए ये कॉमन क्वेश्चन मान सकते हैं अपने। अगला, राजस्थान में सन 2001-2011 के मध्य सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का युग्म कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर है राजस्थान की कितनी रही है, वृद्धि दर 21.3% रही है। कितनी रही है, 21.3% जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अब बात की जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से सेशन में रही है, सबसे कम कब रही है। 1971 से 81 का जो सेशन था, दशक था, उसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी कितनी, 32.97। सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक कब रही, 32.97 रही थी इस सेशन के अंदर। सबसे कम पूछ लिया जाए, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि इसकी बात कर रहे हैं तो 1911 से 21 का जो सेशन था उसमें सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है 6.29%। कितनी, 6.29%। ये ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सबसे कम और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए वर्तमान में कितनी है, 2001 से 2000 सॉरी हाँ मैंने गलत लिखा दिया, 2011 लिखा दिया, 2001 2011, 1911 1921 है ये, 1911 1921, तभी मैं सोचूं ऐसे गड़बड़ कैसे हो रहा है। 1911 से 1921 जो है उसमें जो है सबसे कम वृद्धि दर रहा है। 2001 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर 21.03 है, 21.03 है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं तो वो है श्रीगंगानगर और झुंझुनू है। श्रीगंगानगर की बात करें, श्रीगंगानगर की सबसे कम रही है कितने, 10% वृद्धि दर रही है। अगर हम बात करें झुंझुनू की, तो 11.9% रही है।
झुंझुनू की अगर हम बात करें तो झुंझुनू की 11.9% जनसंख्या वृद्धि दर रही है, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? लिंगानुपात बात करें, राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है कितना है? 928 है। और भारत की बात करें तो 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। 15 पॉइंट का अंतर है, 15 पॉइंट का यहाँ पे अंतर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और यहाँ पे बात करें जो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किसका है? सर्वाधिक, सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक और न्यूनतम, न्यूनतम तो किसका है? धौलपुर का है। न्यूनतम तो किसका है? धौलपुर का है, लिंगानुपात है। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक डूंगरपुर का है, डूंगरपुर का है, 994 है। कितना है? 994 है डूंगरपुर का। डूंगरपुर वाला ऑप्शन एक ही दे रखा है ना, बी ऑप्शन है, वो बी और सी ऊपर नीचे होगी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा है, कौन सा पूछा गया है हमसे। ठीक है, चले आगे। हाँ, धौलपुर का पूछ लिए, 846 है, धौलपुर का 846 है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनगणना से पूछे गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व बात की थी हमने, कितना है? 200 है। कितना है? 200 है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे कम बात करें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है सबसे कम है। कितना है? 184 है, 184 है। और बात करें अगर हम चित्तौड़गढ़ का देखें तो 193 है, चित्तौड़गढ़ का 193 है। इसके अलावा भीलवाड़ा का अगर हम देखें तो भीलवाड़ा का 230 है, भीलवाड़ा का 230 है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इसके अकॉर्डिंग है 227 है, वो झालावाड़ का है, झालावाड़ का 227 है। सबसे कम किसका हो गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हनुमानगढ़ का हो गया। अगला है जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है 2001 से 2011 के मध्य 30% से अधिक दर्ज किया गया है, 30% से अधिक दर्ज किया गया है। मतलब बात करें जो अपना जनसंख्या वृद्धि दर है ना, कितना रहा है? 21.3% रहा है राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर। और 30% से अधिक की बात करें, 30% से अधिक की बात करें तो बाड़मेर का बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है वो बाड़मेर का है, 32.5% रहा है, सर्वाधिक रहा है, सबसे ज्यादा रहा है। इसके अलावा बात करें जैसलमेर का तो 31.8% रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें बांसवाड़ा का तो बांसवाड़ा का जो है ना 26.5% है। कितना है? 26.5% रहा है। अब यहाँ पे पूछा है जो 30% से अधिक रहा है वो किसका है? 30% से अधिक है इसका है और इसका है। तो दो ही जिले हैं, ए और बी, ए और बी। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, बाड़मेर जैसलमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति आपसे पूछी जा रही है इसके अंदर। वैसे तो इसका राइट आंसर है ये शायद क्वेश्चन पुराना है अपना। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओल्ड है अपना। इसके बाद में अगर हम बात करें रीट मेंस, अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा की तो शिक्षा मनोविज्ञान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जो है लेवल 1 और 2 के लिए तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए मनोज अजय शर्मा है जिनका कोर्स अपने उत्तम पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। वहां से आप जो है कोर्स को परचेज करके हैं अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक की है पीवाईक्यू सीरीज के भूगोल के, उसके बाद में जो बचे हुए टॉपिक अपने खनिज है, ऊर्जा है, परिवहन है, पर्यटन है, वो नेक्स्ट क्लास में बड़े बड़े टॉपिक है, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये 1 घंटा से ऊपर की क्लास होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो मैंने क्वेश्चन कवर करवाए हैं आपको यहाँ पे हल करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसके साथ ही आप जो है बुक को भी जरूर परचेज करना, क्योंकि बुक में 2011 से आए हुए 2025 तक के पेपर हैं वो सारे समाहित किए गए हैं। इसके साथ ही उनमें आगामी परीक्षा से इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स भी वहां पे दिए हुए हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।